निराशा आप कहेंगे कैसे महसूस की जा सकती है? पूछिए टीवी चैनल वालों से, पूछिए बाइट्स लेने वालों से। संसद परिसर में घूम घूम कर पत्रकार बीजेपी के सांसदों से बाइट लेते हुए मांगते हुए फिर रहे थे कि बाइट दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी पर फैसला आया है। एक नेता माइक के सामने आने को तैयार नहीं थे। अपने साथी मित्रों की बात बता रहा हूं। एक साथी ने कहा कि मैं सबसे ऐसे बाइट मांग रहा था, कोई बीजेपी नेता बोलने को तैयार नहीं। कई ने कहा उंगली दिखा करके कि ये राजनाथ सिंह जी से पूछ लीजिए, राजनाथ सिंह जी से। अब राजनाथ सिंह जी के पास गए पत्रकार महोदय कि बाइट दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है राहुल गांधी पर। राजनाथ सिंह जी थोड़ा ठहरे, कहा हम क्या इस तरह से बाइट देते हैं, कभी आपने मुझे देखा है? तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मत दीजिए। तब फिर दूसरे सांसद हंसने लगे, बताया कि उन्होंने ही मना किया है कि नहीं बोलना है। ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। टीवी चैनल्स में डिबेट में प्रवक्ता मेल नहीं रहे थे, क्या बोलेंगे पता नहीं है। ये हालात बन गए। ये हालात बीजेपी खेमे में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक राहत जो सुप्रीम कोर्ट से मिली है राहुल गांधी के लिए, उसके बाद बने हुए हालात हैं। क्यों, कैसे ये हालात बने, इस पर आता हूं। दो स्पष्ट एंगल है इस घटना को देखने का, नजरिया है। एक नजरिया ये है कि कांग्रेस में उत्साह है, और दूसरा नजरिया है कि कांग्रेस के ही नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार कांग्रेस पर आक्रामक रही थी, राहुल गांधी पर आक्रामक रही थी, वो आज भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी दिख रही है। भाई नीरव मोदी, ललित मोदी या इन सब के खिलाफ जो भगोड़े हैं, जिसने देश की जनता का पैसा लूटा है, देश से भागे हुए लोग हैं, हजारों करोड़ का चपत लगाकर विदेश भागे हुए लोग हैं, उसके समर्थन में खड़ी दिख रही है बीजेपी। उसके समर्थन में और राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में खड़ी दिख रही है बीजेपी, क्योंकि केस करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, नेता है। चलिए थोड़ी देर के लिए माना कि राहुल गांधी के बोलने से ये डेरोगेटरी रिमार्क है कई लोगों को जिनका टाइटल मोदी है, चलिए थोड़ी देर के लिए माना। तो देश के किसी भी मोदी नामधारी व्यक्ति को इससे वो आहत हुए हो उदाहरण नहीं मिलता, सिवाय बीजेपी से जुड़े हुए मोदी सरनेम वाले व्यक्ति जिन्होंने केस किया। ये हालात क्या बताते हैं? ये हालात बताते हैं कि जो सिलसिला पप्पू साबित करते हुए राहुल गांधी के लिए शुरू हुआ था, उस सिलसिला को वो संसद सदस्य से राहुल गांधी को विमुक्त करके, संसद से बाहर करके उस सिलसिला को वो आगे बढ़ा रहे थे, बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि राहुल गांधी ने अपना कद बड़ा किया। पहले बीजेपी ने राहुल गांधी का कद छोटा किया और अपना कद बढ़ाया। राहुल गांधी को पप्पू बताया और अपना कद ऊंचा किया। आज राहुल गांधी ने अपना कद स्वयं बढ़ाया है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। उसके बाद अलग अलग पोस्चर्स, अलग अलग जेस्चर्स देकर राहुल गांधी ने एक अपने आप को स्थापित किया है। कभी धान के खेत में, कभी गैराज में, कभी ये डिलीवरी बॉय के साथ, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, तमाम तबके के लोगों के साथ खड़े होकर राहुल गांधी ने ये जताया है, बताया है कि राजनीति करने का तरीका ये हो सकता है। राहुल की इस शैली ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। वो सारे वितंडे जो राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए
खड़े किए जा रहे थे, उसकी हवा निकल गई। अब जब राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार और काला धन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो राहुल गांधी संसद में उनको बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी संसद में बोले ना बोले, इसके लिए सारे प्रयास किए गए। अरे स्पीकर ने भी हद कर दी। राहुल गांधी के कहे हुए शब्दों को स्पंज कर दिया, यानी संसद की कार्यवाही से हटा दिया। आप अडानी का नाम नहीं ले सकते संसद में। क्यों भाई? संसद में नहीं नाम लेंगे तो कहां नाम लेंगे? बाहर में नाम लेंगे तो मानहानि करवाओगे, और संसद में बोलेंगे तो बोलने नहीं दोगे। ये हालात राहुल गांधी के लिए बीजेपी ने खड़े किए, और एक ऐसे मामले से राहुल गांधी को जोड़ दिया जो 2019 में दिया गया भाषण था, जिस पर शिकायतकर्ता ने खुद हाई कोर्ट में जाकर स्टे लिया था कि मेरे पास सबूत नहीं है, मुझे सबूत जुटाने के टाइम का समय दीजिए। और उनको एक ऐसे समय में जब संसद में बोलने से बीजेपी रोक रही थी, खुद संसद चलने नहीं दे रही थी। देश के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि सत्ताधारी दल खुद संसद चलने नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं देना है संसद में। और उन्होंने उस केस को कर्नाटक में अचानक रातों रात पुनर्जीवित कर दिया, और 4 सुनवाई में राहुल गांधी कन्विक्ट हो गए, दोषी करार दिए गए। और जिस सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को कन्विक्ट करार दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, आईना दिखाती है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि एक अधिकतम सजा आप दे रहे हैं। ऐसी सजा कभी दी नहीं गई डिफेमेशन केस में। उस सजा को देते हुए आप कोई कारण नहीं बता रहे, क्यों अधिकतम सजा दे रहे हैं? 2 साल से 1 महीना कम भी सजा हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 1 महीना कम भी सजा होती तो संसद की सदस्यता बची रहती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की सांसद और उसकी सदस्यता का नहीं है, ये जिस संसदीय क्षेत्र से चुने गए हैं वहां की मतदाताओं की का से जुड़ा हुआ सवाल है। यानी एक फैसले ने पूरी मतदाताओं की शक्ति को असमर्थ कर दिया, शून्य कर दिया। अगर वो अधिकतम सजा 2 साल की हुई, इसका कोई लॉजिक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की, भाई कैसे हो गया? हम लोग तो आश्चर्यचकित थे। कोर्ट के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते, कोर्ट पर उंगली उठा नहीं सकते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट पर उंगली उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर, गुजरात हाई कोर्ट पर भी उंगली उठाई कि उनके जज के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था मानो वो प्रवचन दे रहे हो। तो प्रवचन देते हुए हाई कोर्ट के जज मिले। अब गुजरात में अब इस पूरे का मैसेज क्या निकलता है? जो बातें सुप्रीम कोर्ट में नहीं कही वो मैं कह रहा हूं कि इसका राजनीतिक मतलब क्या निकलता है, कि क्या गुजरात की धरती पर कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो बीजेपी के अगेंस्ट में हो सकता है, वहां न्यायपूर्ण तरीके से न्याय नहीं हो सकता? क्या विपक्ष का नेता गुजरात में हारेगा ही क्या? और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद ये ऑब्जर्वेशन है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, और ये सवाल जनता का है कि राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने देने के लिए इतनी लंबी चौड़ी घेराबंदी की जाएगी। वह हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, केस खत्म नहीं किया है, इनोसेंट प्रूव नहीं किया है, लेकिन ये राहत लोकतंत्र को राहत है, संसदीय प्रजातंत्र को राहत है, मतदाताओं को राहत है, विपक्ष को राहत है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कोई भी आगे बोलेंगे निडर होकर के, निर्भीक होकर के, उनको राहत है। अगर ये फैसला उलट हो जाता, अगर राहुल गांधी की सजा ये बरकरार रह जाती, तो क्या होता? तो राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से यह होता कि 8 साल के लिए वो चुनावी राजनीति से दूर रहते, वो जेल जाना पड़ता उनको 2 साल के लिए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान देश का होता, लोकतंत्र का होता, कि लोग आने वाले समय में कभी भी
किसी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पर बोलने से उनकी जुबान कतराती, वो बोलना नहीं चाहते। ये इतना बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे पर मिली जीत आम आदमी को राहत महसूस करा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर कालिख पुत गई है। जो जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनकी सियासत है, इन सियासत पर कालिख पुत गई है। और कालिख पुतना किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया कि बीजेपी के नेता सामने आकर इस विषय पर बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने से कतरा रहे हैं, मीडिया से भाग रहे हैं, जवाब नहीं है। और हमने अभी हाल में ही आपको ये बताया भी था कि कैसे नरेंद्र मोदी अभी बैकफुट पर चले गए हैं। और बैकफुट पर तो पूरी बीजेपी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चली गई। नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पर चले गए, इसके कारण हम बता रहे हैं, बताते आए कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने से वो परहेज करने बोल रहे हैं अपने समर्थकों को कि राम मंदिर का मुद्दा से काम नहीं चलेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का उल्लेख भर काफी नहीं है, काम बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें उनको बैकफुट पर हैं, वो इसकी पुष्टि कर रही है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने तो सदमे में डाल दिया है बीजेपी को, सकते में डाल दिया है बीजेपी को, क्योंकि ये जो हवा चली है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के एक्सपोज होने वाली हवा, हर मामले में बीजेपी एक्सपोज होती चली जा रही है। बीजेपी नीरव मोदी, ललित मोदी, इनके लिए राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में गई। माने राहुल गांधी का विरोध करते करते ये विरोध इस हद तक पहुंच गया कि नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ खड़ी हो गई बीजेपी, उनके लिए बोलने लगी बीजेपी। ये जनता के सामने स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आया है कि नीरव मोदी और ललित मोदी के लिए बीजेपी बैटिंग कर रही है, राहुल गांधी से लड़ते लड़ते यहां तक पहुंच गई है। ये हालात पैदा हो गए भाई। एक से एक मुद्दे, अभी मणिपुर पर बीजेपी का क्या बुरा हाल है, बोल नहीं पा रही है, जुबान में ताले लग गए हैं, बोलने को कुछ बचा नहीं है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब फेल, चुप्पी। और मणिपुर में आपके हाथ से निकला हुआ है, हिंसा से लोग झुलस रहे हैं हिंसा की आग में। मणिपुर के बाद हरियाणा में तो हालात ये हो गए कि हिंदू धर्माचार्य राम भद्राचार्य जी ने कहा कि खट्टर से इस्तीफा लीजिए, दूसरे किसी बीजेपी नेता को मुख्यमंत्री बनाइए। भाई अब हिंदुओं के शंकराचार्य भी ये कहने लगे हैं, धर्माचार्य भी ये कहने लगे हैं कि बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, हिंदुओं की रक्षा करने में असमर्थ हो गई है। भाई अभी तो हम मैतेई और कुकी में लड़ाई देख रहे थे, कुकी की रक्षा करने में असमर्थ थी, आदिवासियों की रक्षा करने में ये सरकार असमर्थ हो रही थी। मैतेई को अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम से भगाया जा रहा था, वहां मैतेई समुदाय की रक्षा करने में असमर्थ हो रही थी। और अब हरियाणा जैसे प्रदेश में हिंदू समाज की रक्षा करने में बीजेपी विफल हो रही है। ये बड़ा पहलू है, ये बड़ा एंगल है जो जनता को सीधे समझ में आ रहा है। ये सरकार केवल इवेंट बनाती है, केवल नारे गढ़ती है, भावनाओं का उत्पीड़न करती है, वोट मांगने के लिए जनता के बीच उन्माद पैदा करना, नारे गढ़ना, बजरंग बली के नाम पर वोट मांगना, जय श्री राम के नाम पर वोट मांगना, इन नारों का, इन धार्मिक आस्था वाले ईश्वर का, देवताओं का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग करना, इस रास्ते पर बीजेपी चल पड़ी है। और ये चीजें एक के बाद एक खुलती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ये राहत जरूर है, लेकिन वो सारे एक्सपोज जो बीते दिनों में बीजेपी की राजनीति के हुए हैं, उन एक्सपोज पर एक ऐसा एक्सपोज है जिसको आप इस रूप में समझेंगे कि टीवी चैनल्स में या मीडिया में जब खबर आती है तो जो ताजा खबर होती है उसके साथ बैकग्राउंडर में सारी खबरें सिमिलर टाइप की जुड़ जाती हैं और एक पैकेज बनकर चीजें सामने आ जाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
बीजेपी के विभिन्न मोर्चों पर जो फेल्योर्स हैं, वो फेल्योर्स भी पैकेज बन करके सामने आ गए हैं जनता के सामने, जनता के बीच। और कांग्रेस के लिए ये उत्साह का समय है। भाई इंडिया एक अपोजिशन प्लेटफॉर्म जो बना, उसके लिए उत्साह का समय है। भाई राहुल गांधी के लिए तो खास करके और कांग्रेस के लिए